पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा फ्री में हम उपलब्ध करवाने की दिशा में कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं, देखिए घोषणा वो करते हैं जिनको करना नहीं होता है। जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और हमने पिछली सरकार कुछ भी घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, जब सत्ता थी तब क्या कर रहे थे? तब तो बिजली नहीं दे रहे थे। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का। बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। तो किसान को राहत देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमारी पहले से प्रचलित थी। अखिलेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने तो अपने समय में बिजली दी नहीं प्रदेश में, उनको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब इनकी पहचान अंधेरा है। इनको अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है कि इनको अंधेरा अच्छा लगता है। सपा, बसपा, कांग्रेस अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं और इसलिए अपने कालखंड के दौरान इन लोगों ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में धकेला। हमारी सरकार 2017 में आई, मार्च 17 के बाद जैसे मैं मुख्यमंत्री बना था, मेरे पास पावर कॉर्पोरेशन के लोग आए, कहा साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा किस स्कीम के अंतर्गत? उन्होंने कहा नहीं साहब सीएम सिटी के नाते। तो मैंने कहा भी मत दीजिए। सही भौचक थे, क्योंकि इससे पहले तो सबको मिलता था। मैंने कहा देखो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि केवल गोरखपुर का विकास करूंगा, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर काम होना है। और मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, मुझे उसके लिए कार्य करना है। इसलिए जिस दिन प्रस्ताव आप पूरे प्रदेश का बनाओगे उसी दिन गोरखपुर में भी लागू होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल 2017 में प्रथम सप्ताह में हमारी सरकार ने तय कर लिया था प्रदेश के अंदर हम हर जनपद को बिजली देंगे। आज प्रदेश के हर जनपद को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली ये हम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कुछ मित्र ये भी कहते हैं कि साहब हमने बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कुल बिजली का जो प्रोडक्शन है उसमें से 1/3 बिजली का प्रोडक्शन इन 5 वर्षों में हम लोगों ने। और हम लोग जब जो हमारे इस समय पावर प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं जब ये पूरे होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होगा। हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को तो 24 घंटे बिजली दे ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते तमाम अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति करता हुआ दिखाई देगा। उद्योगों को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये जो फ्री की बात करते हैं मुझे लगता है ये गुमराह करने वाली बात करते हैं, क्योंकि इनके पास इसका कोई एजेंडा नहीं। ये सब घोषणावीर हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई भी औजार और कोई भी शस्त्र इनके पास नहीं तो उसके बाद फ्री 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 की बात करते हैं। फ्री हमने किया है, जहां आवश्यकता थी हमने किया है, लेकिन हां आम नागरिक पर बोझ डालने की बजाय, किसी भी तबके को अनावश्यक बोझ तले दबाने की बजाय हमने अपने रिसोर्सेस बढ़ाए, आमदनी के स्रोत बढ़ाए, और आमदनी बढ़ाने के बाद हमारे पास जो पैसा सरप्लस आया विकास कार्यों में लगाया। उसके बाद जो बचत हुई, कभी किसानों का कर्ज माफ हुआ, कभी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य हुआ, कभी 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। ये सरकार की योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं और हर एक तबके में बिना भेदभाव के देने वाली योजनाएं हैं। हमने चेहरा देखकर के योजनाएं नहीं बनाई, जाति मत मजहब देख के योजनाएं नहीं बनाई, हमने तो सबका साथ और सबके विकास की योजना को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है महाराज, जिस समय आपका बहुत कीमती है, इसमें जल्दी से छोटे छोटे 1-2 सवाल, उसके बाद एक सवाल मैं ऑडियंस की तरफ से भी लूंगा।
बुआ बबुआ आपसे 2019 में जो उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनाव हुए थे, तो बुआ बबुआ दोनों मिलके मुकाबले में थे। इस बार टक्कर किससे है, बुआ से बबुआ से, क्योंकि दोनों अलग अलग। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सभी लोग लड़ रहे थे। जनता ने 64 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में दी, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी को दी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को दी और 1 सीट कांग्रेस को दी। और 2022 के जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है आज बुआ और बबुआ का गठबंधन। गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस का कांड किया था, और भी जो करते थे लोग, जो सड़कों पे इनके तमाशे होते थे, जगह जगह होते थे, वो सब सपा का एक जीन्स का पार्ट है। वह उससे कभी अलग हट ही नहीं सकते, क्योंकि बुरी आदतें अचानक छूटती नहीं है। उसको तो जब हम लोग डंडे से छुड़वाते हैं कभी कभी, तब वो कुछ दुरुस्त होता हुआ दिखाई देता है, अन्यथा वो सुधरेगा नहीं, वो कभी सुधरने वाला नहीं। इसलिए जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 इस बारे में थोड़ा दिखाता है। आश्चर्यजनक उस समय परिणाम आए थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, हर व्यक्ति बोलता था, लेकिन गठबंधन दोनों मिलकर के बीजेपी से आगे बढ़ जाएगा, ये बोलते थे। लेकिन मैं तब भी कहता था कि बीजेपी 65 सीट जीतेगी। बीजेपी ने 64 सीट जीती थी 19 में, और बीजेपी 64 सीट जीतने के बाद सेकेंड पोल बीएसपी की थी, 10 सीट प्राप्त की थी। क्या परिणाम आएंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस के आंकड़े को पार करेगी। बाकी इनको भी कुछ स्थान मिलेगा, क्योंकि हमें सदन में कुछ तो बोलने के लिए आमने सामने कुछ दिखने चाहिए चेहरे। विपक्ष का चेहरा, विपक्ष को भी, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, एक विपक्ष के भी कुछ चेहरे होने चाहिए। ये लोग आएंगे और आने देना चाहिए। मुझे लगता है उसको लिए कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरी सबसे आखिरी सवाल जल्दी से, एक बात ये कि योगी जी इन चुनाव में अयोध्या से लड़ेंगे कि मथुरा से लड़ेंगे, बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा हैशटैग है इस कॉन्क्लेव का, कितना बदला यूपी, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कितना बदला यूपी? देखिए, इलेक्शन कहां से किसको लड़ना है ये पार्टी तय करती है। पार्टी कहां से तय करेगी? जहां से कहेगी पार्टी मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। इससे पहले मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूं। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। एक दूसरा, मैं कह सकता हूं 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया की धारणाओं को बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का एक अग्रणी प्रदेश बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। वह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग मानते थे यहां कोई सुरक्षा नहीं, आज उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में हर निवेशक, देश और दुनिया का निवेशक देखता है। और मैं तो इस बात के लिए कह सकता हूं उत्तर प्रदेश वासियों से कि लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में स्थापित करने की लड़ाई है। और उसमें विपक्ष बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की क्षमता रखती है, और ये दोनों मिलकर के उसको नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। मैं इससे पहले अवधेश जी से सवाल लूं, एक चीज छोटी सी अवधेश जी, क्योंकि जब बदलाव की बात चली है कि भाई क्या बदला है, तो मैंने एक बदलाव और देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। काशी में हम भी थे महाराज जी, जब शादियां ब्याह होती है, आपने लगन का जिक्र किया, शादी ब्याह लगन, पहले गाने बजते थे उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज की तारीख में शादियों में गाने बजते हैं, आएंगे तो योगी जी, आएंगे तो योगी जी, और इस पर डिस्को चल रहा होता है। तो ये भी एक बदलाव मुझे। लेकिन अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आपका सवाल। योगी जी, मैं अवधेश कुमार हूँ, परिचय इन्होंने दे दिया है। मैं दिसंबर से ही आपके प्रदेश में हूँ। मेरे एक ही सवाल है, लेकिन उसके अंग अलग अलग। आपको
इस समय अगर उत्तर प्रदेश की जनता को कहना होगा कि किसी सूरत में विपक्ष का समर्थन मत करो, अपनी बात तो आप कह रहे विपक्ष का, तो उनको क्या कहेंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके बसपा सपा के अलावा दो बड़े विरोधी हमने देखे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे भारत में और दुनिया में भी जो हमने समझा है, जो भी मोदी अमित शाह और योगी को हराना चाहते हैं, उनके लिए वो एक बड़ा एजेंडा है। वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, भारत में भी है, दुनिया में भी है, उनके प्रभाव भी है। वो बहुत प्रकार से इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन काम कर रहे हैं। एक तो उनके भी वो जो जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मुकाबला के लिए, डिसइंफॉर्मेशन के लिए या उनसे चुनौती के लिए क्या है आपकी तैयारी? दूसरा जो विपक्ष हमने आपका देखा है उत्तर प्रदेश में कि मैं मुसलमानों के बीच जा रहा हूं, मुसलमान एक कह रहे कि भैया ये तो सरकार हिंदुओं की है, सारे क्रिमिनल क्या हमारे पास रहे, सारे माफिया हमारे ही है, हमारे बुचर खाने इन्होंने बंद करा दिए हैं, तो हमारे खिलाफ धर्म वाले कानून बना दिए हैं, तो हमको तो इस सरकार को हराना है चाहे कोई जीते। तो वो ये जो दो बड़ी शक्तियां हैं इसके अलावा उनके बारे में आपकी क्या धारणा है, कैसे निपटेंगे? क्योंकि यूपी का चुनाव में जैसा कहा वो एक विश्व के उन वर्ग के लिए एक बड़ा चुनाव हो गया। अवधेश जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आप यहाँ पे दिसंबर से हैं, मैं आपका स्वागत भी करता हूं। आप एक बहुत अच्छे स्तंभकार हैं और देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आपकी लेखनी को मैंने बहुत नजदीक से देखा भी है और पढ़ा भी है। बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से आपने देश की ज्वलंत समस्याओं को हमेशा ध्यान आकर्षित किया है। आपने जो दो मुद्दे उठाए हैं, देखिए दो चीजें मैं बहुत साफ मैं भी कहना चाहता हूं। एक, हम लोग जब सरकार में आए थे 2017 में, तो हम लोगों ने एक चीज उस दिन तय कर ली थी कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए कार्य करेगी। हमने विकास की योजनाओं को सबको दिया, योजनाओं का लाभ सबको दिया, विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझमें विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है, और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार है और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी जी का यही अंदाज जो है उनको बहुत लोकप्रिय बनाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करके इस सत्र का समापन करूंगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि योगी जी एक विकास के इशू पर भी एक पैमाना गढ़ते हैं, क्योंकि योगी जी जिस गोरखपुर से आते हैं, जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां 40 साल के अंदर 50,000 बच्चे एन्सेफेलाइटिस से उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई। लेकिन 2017 में जब से योगी जी ने सत्ता संभाली, 2017 में 95% जो है एन्सेफेलाइटिस से जो बच्चों की मृत्यु होती थी उस पर कंट्रोल किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुझे लगता है शायद ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आपके खाते में और आएंगी। आदरणीय, आधी आबादी का एक प्रश्न जी, आधी आबादी से भी एक प्रश्न। अच्छा चलिए जल्दी से। माननीय प्रणाम, मैं स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल। एक छोटा सा प्रश्न, 2022 के चुनाव में
भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भाजपा की क्या सोच, क्या योजना है? जो सशक्तिकरण की मुहिम चल रही है, जो सम्मान आप लोग देते हैं, जो संवेदनशीलता है हम लोगों के प्रति, क्या वो चुनावी टिकट देने के रूप में भी परिलक्षित होगी? शुक्रिया। बैठिए। देखिए, ये हम सब की हार्दिक इच्छा होती है कि आधी आबादी को भी भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे यहां तो अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव का परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण है और उसमें आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने 56% स्थानों पर महिलाएं जीती। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 54% स्थानों पर ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बनी। ग्राम प्रधानों में 33% के आरक्षण के सापेक्ष अगर हम देखें तो लगभग 50% से ऊपर ग्राम प्रधान महिलाएं बनी। ऐसे अलग अलग उसमें बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व वहां देखने को मिला। और मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का जो अभियान है, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में, और केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नौकरियों में भी हम लोगों ने पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती रही हो या फिर अन्य सभी भर्तियों में भी हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे प्रतिनिधित्व दिया। जहां तक चुनावी राजनीति है, हम लोगों की इच्छा होगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट भी मिले, लेकिन अंततः चुनाव तो जीत और हार पर निर्भर करता है। जो जीतेगा अगर आपराधिक छवि का नहीं है तो मैं मान सकता हूं कि महिलाएं आपराधिक छवि की नहीं है, लेकिन बाकी अन्य प्रत्याशियों में भी जो बेदाग छवि के होंगे उसमें से तय होता है कि कौन व्यक्ति कहां पे फिट बैठ सकता है। ये सभी चीजें देखनी होती हैं, तो यह पब्लिक को तय करना होता है। अंततः मुझे लगता है कि बहुत बार तो होता है क्या है कि महिला कैंडिडेट हम देते हैं, महिलाएं वोट नहीं दे पाती उसको, महिला ही महिला के विरोध में खड़ी हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है जब तक उतनी जागरूकता हम पैदा नहीं करते हैं तब तक हमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाने चाहिए और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरपूर अवसर देना चाहिए। जब उन्हें भरपूर अवसर मिलेगा, कोई कारण नहीं कि जैसे आज हर एक क्षेत्र में, यानी अब तो आर्मी में भी सभी उसमें, आप स्वयं आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कोई कारण नहीं कि राजनीति में भी नाय और स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में तो आई हैं, अच्छा स्थान बनाई है। और मैं तो आंकड़े देख करके तंग था जब 33 के सापेक्ष हम लोग 54 और 56% ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष महिला वहां पर जीत करके गई थी। ये सभी आंकड़े हम सबको चौंकाने वाले नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाले परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है कि पब्लिक से भी सीधे चुन करके उस प्रकार की स्थिति बने। हमें उसके लिए भी व्यापक अभियान और जागरूकता आगे फैलाने की आवश्यकता होगी और जरूर हम इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। चलिए सर, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर महाराज जी आप यहाँ आए और उसके लिए आपने इतना हमें समय दिया, हम बहुत आभारी हैं। और अब आपकी कह सकते हैं कि चुनौती और परीक्षा का समय शुरू होता है अब, और उम्मीद करेंगे कि ये जो परीक्षा आपकी होगी इसमें आप एक बार फिर से जो है विजयी हों और उसके बाद डीडी के मंच पर। लेकिन फैसला तो जनता को करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को करना है, उसके फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है पहली बार मैं महानिदेशक दूरदर्शन का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार के कॉन्क्लेव का एक मंच दूरदर्शन का भी सजाया है। ये नेशनल चैनल है और मुझे लगता है कि देश की जनता इसी रूप में देखना चाहती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, विभागीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, महानिदेशक दूरदर्शन का और दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने
इस प्रकार का प्लेटफॉर्म एक कॉन्क्लेव के रूप में खुला मंच दिया, जिसमें खुले मंच पर और सबको स्थान दिया। यानी इसमें सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं आएंगे, विपक्ष के लोग भी अपनी बात को कह सकते हैं और बेबाक तरीके से बोल सकते हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है, होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है और ये कार्य किया है। मैं इसके लिए आपको और पूरे दूरदर्शन परिवार को धन्यवाद देता हूं। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन महानिदेशक महोदय से कृपया मंच पर पधारें और मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संगीत की आवाज धीमी करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे दूरदर्शन कॉन्क्लेव में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।